ओके। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन्स थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है, और थर्मोडायनेमिक्स ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है हीट। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। तो दो तरीके से पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू और माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो लार्ज, जो बड़े बड़े होते हैं उनकी बारे में हम स्टडी करते हैं, जो भी लार्ज प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं। और माइक्रोस्कोपिक मतलब हम जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे तो उसके हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को लेकर स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म होती हैं। एक टर्म होता है सिस्टम, एक टर्म होता है सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम, सराउंडिंग, ये सब वगैरह क्या होते हैं आइए हम सीखते हैं। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब जो भी आपका एनालिसिस करना है, या जो भी जिस चीज़ के बारे में हमको एनालिसिस करना है, वर्क डन वगैरह, या जो भी एक बाउंड्री के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो जैसे ये कि बाउंड्री है, तो बाउंड्री के अंदर भी जो भी इसके बारे में हमको पढ़ना होगा तो ये सिस्टम होगा, और ये बाउंड्री होगा, और इस बाउंड्री के बाहर क्या होगा? सराउंडिंग होगा। तो जनरली जो भी हमारा सिस्टम होगा वो सिस्टम मैटर और बाउंड्री के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, या ये हम कह सकते हैं कि मैटर प्लस बाउंड्री इज नोन एज द सिस्टम। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो भी सिस्टम के बाहर है उसे हम क्या कहते हैं? एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो भी सिस्टम के बाहर है उसे हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है टाइप्स ऑफ सिस्टम। कंट्रोल मास सिस्टम, सेकेंड इज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, एंड एक और टर्म होता है आइसोलेटेड सिस्टम। द कंट्रोल मास सिस्टम is also known as closed system. Control mass system is also known as closed system. The closed system is a system of the fixed mass and no mass transfer across the system takes place. जैसे आईसी इंजन हुआ, कैलोरीमीटर हुआ, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ इन सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। मतलब कंट्रोल मास सिस्टम में को उस तरह का सिस्टम होता है जिसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ओनली एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो कंट्रोल मास सिस्टम और दोज मास सिस्टम इन विच नो मास ऑफ ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ओनली एनर्जी टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल हो जाएंगे आईसी इंजन, कैलोरीमीटर, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इन ए सिलेंडर बाउंडेड बाय द पिस्टन। ये एग्जाम्पल आप याद रखना, आईसी इंजन, कैलोरीमीटर एंड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इन ए सिलेंडर बाउंडेड बाय द पिस्टन अरेंजमेंट। ये सारे एग्जाम्पल हैं कंट्रोल मास सिस्टम के। सेकेंड है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम इज आल्सो नोन एज द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास का ट्रांसफर और एनर्जी का ट्रांसफर दोनों को होता है। तो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम इज इन विच द मैटर एज वेल एज द एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जैसे मास का भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो उस तरह का सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहते हैं। जैसे पंप हुआ, कंप्रेसर हुआ, टरबाइन हुआ, नोजल हुआ, हीट एक्सचेंजर हुआ। तो ये इस तरह के जितने भी सिस्टम होते हैं उसे हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम इज आल्सो नोन एज ओपन सिस्टम, जिसमें मास, मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। कंट्रोल मास सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है। आइसोलेटेड सिस्टम और दो सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम उस तरह के सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम और दो सिस्टम इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। आइसोलेटेड सिस्टम्स कि उस तरह के जो सिस्टम होते हैं जिनमें ना ही मास का ट्रांसफर होगा, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उस तरह का सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, उस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, थर्मोफ्लास्क। तो तीन सिस्टम में पढ़े हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास का ट्रांसफर होता है, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, थर्मोफ्लास्क आइसोलेटेड का एग्जाम्पल है। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, प्रोसेस एंड साइकिल्स। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर रिलेटेड टू मास। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है मास पे मतलब डिपेंड करती हैं, साइज पे भी डिपेंड करती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द मास इन द सिस्टम। ठीक है,
तो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द मास इन द सिस्टम, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब जो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मास पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज रिलेटेड टू मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज रिलेटेड टू मास, जैसे मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज रिलेटेड टू मास, जैसे मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और एंट्रोपी। और कहीं टर्म आपको दिख जाए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अगर ये टर्म आपको कहीं किसी के पीछे लग जाए, जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछें तो ये हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मीन्स अगर स्पेसिफिक वर्ड कहीं दिख जाए तो वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाता है। स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज फॉर यूनिट मास आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एनर्जी, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगे। गिब्स फेज रूल क्या कहता है, गिब्स फेज रूल ये कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम को डिफाइंड करते हैं, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हमको मिले जो कि किसी सिस्टम को डिफाइंड करें। सिस्टम को डिफाइंड करने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह चाहिए। तो मिनिमम नंबर में कम से कम ऐसे प्रॉपर्टीज हों जो किसी सिस्टम को क्या करें, डिफाइंड करें, उससे हम गिब्स फेज रूल कहते हैं। तो गिब्स फेज रूल का आप फार्मूला या फिर याद रखेंगे, PC प्लस 2 कैश, मतलब पी एफ क्या है, या एफ है नंबर ऑफ इंटरनेट प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ इंटरनेट प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स, और एन क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट, और पी क्या है, नंबर ऑफ फेज, और 2 क्या है, 2 नॉन कंपोजिशन वेरिएबल जैसे प्रेशर और टेम्परेचर। तो आप ये याद रखेंगे, एफ बराबर एन माइनस पी प्लस 2, या फिर इक्वल टू सी माइनस 5 प्लस 2, 5 इक्वल टू फेज, सी इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट, या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड। तो जैसे वाटर है, तो वाटर का अगर कितने प्रॉपर्टीज रिक्वायर होंगे वाटर को डिफाइन करने के लिए, तो वाटर है तो वाटर का नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा 1, और वाटर का फेज क्या है 1। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रिक्वायर इज 2। तो ओनली 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वर रिक्वायर्ड टू डू डिफाइन। कम से कम 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको रहनी चाहिए उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करेंगे, जैसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इस चीज़ का, तो एज ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम जानते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तो जो भी नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होंगे 1 होंगे, और नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होंगे 1 होंगे, और केमिकल कंपोजिशन भी क्या होगा 1 ही होगा। लेकिन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो भी फेज होंगे वो फेज की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, क्योंकि एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा वो तीनों के तीनों किसी एक ही फेज में एग्जिस्ट होते हैं एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर के केस में अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहें या मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज निकालना चाहें तो उस केस में 0 आएगा। कहने का इन द सेंस ये है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर नो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप याद रखेंगे। या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये पूछा जाता है सीधे सीधे एग्जाम्पल। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो होता है 611 पास्कल, आप ऐसे याद रखेंगे 611 पास्कल, या कहीं कहीं बुक में 612 पास्कल भी दिया रहता है, या 4.58 mm ऑफ Hg, या 4.58 mm ऑफ Hg। तो ये चीज़ें याद करने के लिए है, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि जो भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो होता है 611 पास्कल या 4.58 mm ऑफ Hg। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम अगेंस्ट यूनिट एरिया ऑफ द बाउंड्री सरफेस, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। SI यूनिट ऑफ द प्रेशर इज द पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 बार इज इक्वल टू 10 के पावर 5 पास्कल या 100 किलो पास्कल, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1.325 किलो पास्कल या 1.0132 बार। 1 बार अप्रॉक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, 1 टार में 133 पास्कल, 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू 1 टार। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू 1 टार, और 1 टार इक्वल टू 133 पास्कल,
एंड 1 mm ऑफ एच जी इक्वल टू 1 tar 133 पास्कल। ये साइन यूनिट ऑफ टेम्परेचर पूछ लिया जाता है कि साइन यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज केल्विन है। साइन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। यहाँ पे याद रखें डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, केल्विन होता है। ये कन्वर्जन का कुछ आता है, आप याद रख लेंगे। C/5 इक्वल टू F-32/9 K-273/5। C/5 इक्वल टू F-32/9 K-273.15/5। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स टेम्परेचर के सेंस में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स वर्क डन प्रेशर के ग्रेडियंट के सेंस में, और केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन के सेंस में। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि अगर 3 सिस्टम है हमारे पास, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज नोन एज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स या नेट कपल क्या होगा, जीरो होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स या नेट कपल क्या होगा, जीरो होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स बराबर जीरो, नेट कपल बराबर जीरो, नो वर्क ट्रांसफर, देन इट इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस। केमिकल इक्विलिब्रियम में if there is no chemical reactions or transfer of matter from one part of the system to another part of the system, such as diffusion or solution or concentration gradient same हो, तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स नो केमिकल रिएक्शन। नो केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ जो भी केमिकल मतलब होंगे ग्रेडियंट वगैरह होगा, वो जो होगा सेम होगा। तो दिस इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। पीवी डायग्राम में प्रोसेस, ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट है, जो ये डॉटेड लाइन है, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट एंड दिस इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस ऑलमोस्ट। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर या किसी को हम एक्सिस पर ड्रा कर सकते हैं, उससे पॉइंट फंक्शन कहते हैं। जैसे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंट्रोपी, दीज आर नोन एज पॉइंट फंक्शन। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होते हैं, सिस्टम जो होता है सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है स्लोली। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। नो हीट ट्रांसफर होगा, नो हीट ट्रांसफर, इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम पे इसको दिखाया गया है, देखो पीवी डायग्राम, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज द वॉल्यूम डायग्राम। पीवी की पावर के, अगर के बराबर जीरो होगा तो आइसोबैरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, के बराबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड के बराबर एन इन दी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और के बराबर गामा, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, और के बराबर इन्फिनिटी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब के बराबर जीरो, और आइसोकोरिक प्रोसेस के बराबर इन्फिनिटी, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस के बराबर 1, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के बराबर गामा, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पीवी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप ऐसे याद रखना कि जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है वो एट लास्ट आता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा वो लास्ट में आता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो होगा वो लास्ट में आएगा। ये आप ऐसे याद रखो कि पहले आता है प्रेशर P, ये सेकंड आता है V, दो याद हो गए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। फिर एक आता है आइसोथर्मल, ये भी याद रहेगा, कन्फ्यूजन होता है यन और गामा को लेके बीच में, तो आप ये याद रखो PV नरसिम्हा, तो यन पहले आ रहा है तो यह मतलब पॉलीट्रोपिक पहले आएगा, और आर बाद में आ रहा है तो यानी एडियाबैटिक बाद में आएगा। तो कहने का सेंस यह है कि जो हमारा कहने का इन द सेंस यह है कि इसका सीक्वेंस, जैसे कि सीक्वेंस यहाँ से पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि कौन इंक्रीजिंग आर्डर में या डिक्रीजिंग आर्डर में, जैसे ये सीक्वेंस पूछ लिया, जैसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक, एडियाबैटिक और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कन्फ्यूजन बच्चों को यही होता है कि पॉलीट्रोपिक पहले आता है कि एडियाबैटिक पहले आता है, तो पीवी नरसिम्हा याद रखोगे
तो एन पहले आ रहा है तो पॉलिट्रोपिक पहले आएगा और गामा बाद में आएगा। ओके, एक क्वेश्चन है जीरोथ लैब थर्मोडायनामिक्स डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर वगैरह वगैरह। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड करती है, तो इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, थैंक यू।